BW मार्केटिंग वर्ल्ड के मार्केटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और भारत एक्सप्रेस इसका मीडिया पार्टनर भी है। इस कार्यक्रम का मकसद ये समझाना है कि निरंतर नए आविष्कारों के दौर में क्या कुछ करना है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्रीमान उपेंद्र राय जी इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। कोई चिट रखा न कभी कोई पेपर रखा। तो मुझे अभी नूर ने बताया कि सीएमओ अवार्ड्स हैं और चूंकि आपने अपनी कंपनी खोली है तो पहली 2 मिनट अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मैंने राष्ट्रीय सहारा के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और तब 3300 रुपये मिलते थे लखनऊ में, 3300 रुपये। और वो पहली सैलरी स्लिप से लेके यहाँ तक का सफ़र जब मैं सोचता हूँ तो एक पल के अंदर मेरे आंखों में तैर जाता है। तो 97 से 2002 में सहारा ग्रुप के साथ रहा। तब मैं दूर से सहारा चेयरमैन को देखता था अखबार में, पास से देखने का मौका भी कभी नहीं मिला। और 2002 में मैंने रिजाइन किया, तब स्टार न्यूज़ खुल रहा था एनडीटीवी से सेपरेट होके। मैंने लाइन में लग के इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। 2 साल वहाँ रहा, फिर CNBC TV 18 में आया, 1 साल 1 महीना वहाँ रहा, फिर वापस स्टार न्यूज़ में आना हुआ। और स्टार न्यूज़ की जर्नी के बाद मैं सीधे एज ए CEO एडिटर इन चीफ सहारा न्यूज़ नेटवर्क का ज्वाइन किया था मैंने। और तब से लेके मैं कह सकता हूं कि सहारा चेयरमैन की आंख बंद होने तक मैं उनके साथ रहा। और चूँकि मेरे जीवन का लंबा समय सहारा ग्रुप के साथ बीता तो ब्रांडिंग किसे कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं, नूर और मेरे ग्रुप CEO वरुण कोहली जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं भारत एक्सप्रेस लॉन्च कर रहा था तब भी उस सफ़र के साथी थे। मेरे एक मित्र हैं, लंदन में रहते हैं, उनका नाम है सुमन मित्रा। साल 2006 की बात है। वो अपने मामा और अपने फादर के साथ सहारा चेयरमैन से मिलने गए थे। सहारा स्टार की लॉबी में वो लोग वेट कर रहे थे। सहारा चेयरमैन कहीं बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए। जब वो आए तो डोरमैन ने दरवाज़ा खोला और सुमन ने मुझे बताया कि मैंने, मामा ने और पापा ने देखा कि सहारा श्री ने हमारी तरफ इशारा किया, 2 मिनट मैं बुलाता हूँ आप लोगों को। बोला, ऊपर गए और उल्टे पांव फिर नीचे उतर के आए और डोरमैन के पास गए और डोरमैन से खड़े खड़े 2 मिनट बात की। फिर उसके बाद चले गए, फिर सीधे फिर कोई आया ले जाने के लिए, लेके गया ऊपर। तो सुमन ने बताया कि मैंने अपने मामा से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने दरवाज़ा खोला, उसको विश किया, हंस के जवाब दिया, फिर गए, फिर उल्टे पांव नीचे आए, फिर उससे क्या बात किया, मुझे इंटरेस्ट है जानने में। तो ये लोग डिस्टेंट रिलेशन में थे। तो पूछा सुमन के मामा ने कि मेरा भांजा जानना चाहता है कि आपने क्या बात की उस डोरमैन से। तो सहारा चेयरमैन हंसे और बोले कि अरे यार, उसकी बेटी की शादी थी और वो मेरे पास आया था मिलने और उसकी बेटी की शादी मैंने संपन्न कराई, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था कि मैंने शादी में कोई कमी तो नहीं रह गई, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ और तकलीफ़ हो। तो मुझे ध्यान आ गया कि इसकी बेटी की शादी अभी 2 दिन पहले बीती है और ये ड्यूटी पे क्यों है, उसको और व्यवस्था देखनी चाहिए। तो मैंने ये पूछा उससे, बस इसीलिए उल्टे पांव लौट के आया था। आज अखबारों में खबर छपी है कि सहारा ग्रुप को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। और मैं ये मानता हूँ, चूँकि 18 साल मेरे जीवन का समय बीता, 2006 में मैं उनके टच में आया था और 2006 से लेके 2022, मतलब जब उनकी डेथ हुई है 2023 में, और 2022 में मैंने सहारा ग्रुप छोड़ा और भारत एक्सप्रेस को 1 फरवरी को मैंने लॉन्च किया 2023 में। तो मैं दुबई में था जब वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और 2-3 दिन समय उनके पास था। तो मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में हज़ारों लोग थे, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली बुलवाया। तो ये 2 घटनाएं मैं हमेशा भूल नहीं पाता हूँ। एक जो सुमन मित्रा ने बताई कि इतना बड़े एम्पायर का मालिक होते हुए भी एक डोरमैन की बेटी की शादी कैसे संपन्न हुई, कोई कमी तो नहीं रह गई। बहुत कम लोग उतना ध्यान दे पाते हैं और इस लेवल तक उतर के पूछ पाते हैं।
और मैं कह सकता हूं कि 2006-07 के बीच सहारा ग्रुप वो कंपनी थी जिसने इस देश के बड़े से बड़े कारपोरेट को 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ का उधार दिया हुआ है। उसके सबूत भी मेरे पास हैं। एक चढ़ने का वक्त होता है, एक उतरने का वक्त होता है। तो सहारा चेयरमैन के जाने के बाद सहारा के उतरने का वक्त शुरू हो गया। आत्मा चली गई, शरीर बचा रहा। वो शरीर भी एक तरीके से किसी और को चला गया। लेकिन ये एक मेमोरी मेरी ये है, और दूसरी मेमोरी ये है कि मैंने उनके साथ 18 साल काम किया। उनके साथ हजारों लोगों, लाखों लोगों ने काम किया। करीब 2004 या 2006 की टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है कि इंडियन रेलवे के बाद सहारा को बिगेस्ट एम्प्लॉयर माना था। तो मैं एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रांड के तौर पे कि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना और 45 साल की यात्रा में पूरे भारत में छा गया। मैं कह सकता हूँ कि 17.49 करोड़ डिपॉजिटर थे सहारा ग्रुप के पास, जो SBI के बाद नंबर 2 था। उनके पास 7,000 ब्रांचेज थी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सहारा ने बहुत बड़ा काम किया। और लैग कहाँ रहा, क्योंकि सहारा चेयरमैन ने कभी बहुत हाईली प्रोफेशनल्स को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया। उनका ये मानना था कि हमें रैंकर्स को चुनना चाहिए, जो नीचे से काम सीखता हुआ है, और उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस पर हमारी उनकी बहुत बार बात भी होती थी। मुझे कई बार लगता था कि रैंकर्स के कारण कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2009 में मैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। मैं सबसे कम उम्र का जरूर था, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने मुझे वो जगह दी और 15 सालों तक मैंने उस नेटवर्क के साथ काम किया, चलाया। भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया? वो ऐसे आया कि 16 सितंबर 2022 जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो 2-3 दिन मैं सोचता रहा और मुझे लगा कि जिस तरह की नौकरी मैंने सुब्रत राय सहारा के साथ कर ली है और जिस तरह का जीवन मैंने जी लिया है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और कारपोरेट में या किसी और आदमी में वो क्षमता है कि मेरे को उस तरह से वो बर्दाश्त कर पाए। तो पहले तो मैंने अपने मन को मनाया कि भाई, और वाकई इस देश के, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कह सकता हूँ कि इस देश के तो मीडिया मुगल कह ही सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला था जब मैं सहारा ज्वाइन कर रहा था कि उपेंद्र, तुम जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो सोने का पिंजड़ा है, तुम्हें वो कोई नहीं दे पाएगा वो जो देंगे, लेकिन उस पिंजड़े से निकलने में तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी, और निकलने के बाद दूसरा सोने का पिंजड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सोने के पिंजड़े में रहने के आदी हो जाओगे। कुछ हद तक उनकी बात सही भी थी। उनकी हर बात सही ही होती है, कभी गलत तो होती नहीं। और उनके साथ भी मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, और मैं कह सकता हूं कि अभी भी मुझे जब भी ज़रूरत होती है पुकारता हूं तो मेरे लिए आते हैं वो। तो मुश्किल तो जरूर हुई, लेकिन एक वक्त मेरे पास आया जब मैं बहुत पैसे रुपए से संपन्न था। 2015 से 2018 के बीच, मतलब एक नहीं 5-7 चैनल लॉन्च करने की मेरी हैसियत थी उस वक्त। जानने वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन उस वक्त मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खोल पाऊं। और जब मेरे पास एक कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद पैसे बिल्कुल नहीं थे, तब मैंने भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। और मैं बहुत प्राउडली ये बात कह सकता हूं कि पहले साल में हमने प्रॉफिट शो किया भारत एक्सप्रेस का, और EY ने मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 765 करोड़ उसका वैल्यू किया, और पहले साल ही 300 करोड़ के डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे मैंने 10% अपनी कंपनी का स्टेक बेचा। ये जरूर है कि हम भारत एक्सप्रेस को बार्क में लेके नहीं गए, और जनवरी तक कभी लेके नहीं जाएंगे। जब 3 साल पूरा कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि बार्क में 3 से 5% के बीच हमारी कहीं रेटिंग जरूर रहेगी, और आप सभी लोग उसके साक्षी रहेंगे, क्योंकि मार्केटिंग और ब्रांडिंग की दुनिया से आप सभी लोग आते हैं। अब थोड़ी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात कर लिया जाए। मैंने एक मूवी देखी थी, आप सबने देखी होगी, 2013 में आई थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट।
तो शेयर बाजार के बारे में, चूँकि हर आदमी आज के डेट में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से, बैंकिंग से, शेयर बाजार से। अगर शेयर बाजार में पैसे नहीं लगवाते तो बैंक वाले म्यूचुअल फंड में तो ज़बरदस्ती लगवा ही देते हैं कुछ पैसा, वो लगाना ही पड़ता है, क्या करें। तो उसमें एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छे से याद आता है कि वो बेलफोर्ड, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, अंग्रेजी नाम मुझे थोड़ा कम याद रहते हैं। तो वो कहता है कि ये प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो बोला कि देखो यहाँ कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं बनाता, ये मैक्सिमम फुगाजी है, शब्दों की जादूगरी है। एक जगह प्रॉफिट दिखाओ, एक जगह लगवाओ, दूसरे जगह घाटा कराओ, फिर प्रॉफिट कराओ। तो ब्रांडिंग की दुनिया में मैंने जो देखा है, दो बातें मैंने अनुभव की हैं जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक, जब हम छोटे थे तो एक विज्ञापन आता था मैंगो माजा का। तो मैंगो माजा का विज्ञापन में ये दिखाता था कि एक परी आती है और बोतल में समा जाती है और बच्चा उसको देखता है, बड़ा खुश होता है। ये हमको आपको पता है इस स्टेज में कि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक छोटे बच्चे के सामने 4 दशहरी आम रख दीजिए और एक माजा की बोतल रख दीजिए, तो बच्चा माजा की बोतल ही शर्तिया उठाएगा। क्यों उठाएगा? आप सबको पता है, एक कारण से कि माजा के बोतल ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला है, उसे कन्विंस किया है। जो बात आपको कन्विंस कर ले बिना आपसे बात किए, आंखों से देखने के बाद, आप समझिए कि उसकी ब्रांड इक्विटी, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत हद तक आपके जीवन में, आपके दिमाग में उतर चुकी है। और जो बात आपको कन्विंस न कर पाए, जिस बात से आप मुतमईन न हो पाए, जिस बात से आपको कन्विंस होने की जगह आपको एलर्जी पैदा होने लगे, तो आप समझिए कि वो ब्रांड कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में फेल कर गया है। यानी रास्ते पर चलने की शुरुआत तो हुई, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। बीच मंजिल में, रास्ता और मंजिल के बीच में ब्रिज टूट गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि ठंडा मतलब कोका कोला। बिल्कुल ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता, लेकिन हर आदमी कन्विंस हो गया ठंडा मतलब कोका कोला। तो क्या होता है कि जो हमें कन्विंस कर दे, जो हमें राजी कर दे, जो हमें अपने साथ चलने के लिए तैयार कर ले, आप ये मानिए कि उसके अंदर ये अद्भुत क्षमता है आपको मोटिवेट करने की, आपको डाइवर्ट करने की। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आजकल, बाबाओं की भीड़ लगी है। ब्रांडिंग की बात हो रही है तो नॉलेज पे भी बात जरूर होनी चाहिए। मैं देश के लगभग सारे बाबाओं को जानता हूं जितने बोलते हैं, और मैं दावे के साथ आप लोगों को साक्षी बना के कह सकता हूं, मुझे बिठा दीजिए, मैं बता दूंगा कि इस बाबा ने आचार्य रजनीश की ओशो की किस बात को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया है। हर बाबा ने आगे महाभारत और वो उपनिषदों की किताबें लगा रखी है, अंदर वाले खाने में सारी आचार्य रजनीश की किताबें और सारी डिस्कोर्स के पेन ड्राइव और डीवीडी सीडी भरे रखे हैं। 2-4-10 बड़े बाबाओं के यहाँ तो मैंने पकड़ा भी है, क्योंकि मेरा रिश्ता ऐसा है और मैंने उनसे हाँ भी करवाया है। मैं कह सकता हूं कि ब्रांड के तौर पे एक आदमी ने इस 20वीं सदी में सबसे बड़ा काम किया ज्ञान बांटने का, लेकिन उस आदमी को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया, वो है आचार्य रजनीश। और जैसे बुद्ध को उखाड़ फेंका हमारे यहाँ के पोंगा पंडितों ने, और आज जापान जैसा देश भारत जैसे देश के सामने माथा झुकाता है, या भारत के चेहरे पे जो थोड़ा बहुत नमक है वो बुद्ध के कारण है। और जो सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर के लिए फंड अगर जापान ने भारत को दिया है तो सिर्फ बुद्ध के कारण दिया है। जितने कॉरिडोर, दर्जनों एयरपोर्ट और भी बहुत सारा फंड अभी पड़ा हुआ है जो अनयूटिलाइज्ड है, लेकिन बुद्ध को उखाड़ फेंकने में जितना हमारे यहाँ के दोयम दर्जे के पंडितों ने अपना धंधा बचाए रखने के लिए काम किया, शायद अगर बुद्ध को स्थापित किया होता तो भारत की तस्वीर कहीं और होती। आज आप लोग ये जितनी विद्याएं जानते हैं चाहे सुनते हैं, वो एक्यूप्रेशर हो, जूडो हो, कराटे हो, समुराई, ये सारी कलाएं बुद्ध की दी हुई हैं।
बुद्ध के मन में बचपन में ही वैराग्य जग गया था, तो बुद्ध ने सारी ऐसी कलाएं ढूंढी कि अब क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, पिता की इच्छा रखने के लिए युद्ध करना मजबूरी है, तो कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे आदमी कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन मरे नहीं, मतलब वो मरे नहीं। तो ये सारी जितनी कलाएं हैं आदमी को, जैसे एक मूवी आई थी इंडियन, आप लोगों ने देखा था, कमल हासन ने उसमें कुछ कलाएं दिखाई हैं, वो सारी कलाएं मैं आप लोगों को किताब बता सकता हूं कि वो सब बुद्ध की दी हुई कलाएं हैं, कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसे हल्का सा टच कर दे तो आप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन हाँ वो वेग और वो टच करने की कला आनी चाहिए हमें। तो बुद्ध जैसा ब्रांड, महावीर को मैं फिर भी कहता हूं कि महावीर को अपनाया जैन समाज के लोगों ने, और 3500 साल के इतिहास में बुद्ध और महावीर दो ऐसे महापुरुष इस धरती पे पैदा हुए। महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए, लेकिन महावीर से ज्यादा प्रासंगिक तीर्थंकर कोई नहीं हुआ। पता नहीं मोबाइल से कुछ ये ऑडियो इंटरफियरेंस हो रहा है, अगर आप कोई वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो 2 बार हुआ था, तो मेरे कारण हुआ था, मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ, मैंने कुछ हल्का सा दब गया था तो ऑडियो इंटरफियरेंस हुआ था। तो ब्रांड और मार्केटिंग जो आपके लिए प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार करता है, और ब्रांड जो आपको पूरी तरह से कन्विंस करके उसके साथ ले जाता है। तो ये विषय आप लोगों का है, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन 2-3 बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले 3 सालों में, जैसे 3000 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ, उतना डेवलपमेंट अगले 300 सालों में हो गया, और जितना 300 सालों में पीछे डेवलपमेंट हुआ उतना 30 सालों में हो गया। और अब जो डेवलपमेंट होने जा रहा है एआई के आने के बाद, उसमें मुझे लगता है कि भारत सबसे पीछे है। क्यों पीछे है? अभी कहते ही आप लोगों के दिमाग में नाम आया कि भाई हमारे यहाँ के ही तो सत्या नडेला है, सुंदर पिचाई हैं, ये हुआ है, वो सब हैं, लेकिन जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो किसी एक आदमी की हैसियत नहीं हुई खड़ा होकर बोलने की, सबको नौकरी जाने का डर सताने लगा। तो वो इंडियन शरीर है लेकिन वो अमेरिकन हो चुके हैं। वो इंडियन रहने का जो भ्रम है हमारा इंडियन डायस्पोरा का, वो अपने को बचा के इंडियन डायस्पोरा मानता है, अपने को दांव पे लगा के इंडियन डायस्पोरा नहीं मानता। मैं आप लोगों को आज लिख के ये दे रहा हूं कि 3 साल में पूरी दुनिया हमारे खड़े खड़े बदल जाएगी, और एआई के इस तरह के रोबोटिक्स के मॉडल आएंगे। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर में चाइना अगर आगे होता तो आज चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका होता, और आज के डेट में या तो चाइना लीड लेगा या अमेरिका लीड लेगा। मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश होते हुए हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, और हम पीछे क्यों छूट गए उसके 2-3 बहुत बारीक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। जैसे मैं छोटा था, जब मैं गांव में रहता था, तो सबसे तेज गति से बारात में गया हूं एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के, और सबसे धीमी गति से बारात में बैलगाड़ी में भी बैठ के गया हूं, दूसरे गांव ट्रैक्टर टाली में भी बैठ के गया हूं। तो मेरा एक्सपोजर वहां से है, अभी भी कनेक्शन है। पिताजी गांव में है, 90 साल के हैं, तो मैं जाता हूं उनसे मिलने के लिए। और हमारे ही जीवन में, मेरे ही जीवन में 95 में मोबाइल आया। तो जब मैं 99 में चीफ ऑफ ब्यूरो बन के गया सहारा का, तो वहां चीफ ऑफ ब्यूरो को एक डेजिग्नेटेड मोबाइल था। पहली बार मुझे मोबाइल मिला यूज करने के लिए, लेकिन 95 में इंडिया में आ चुका था। यानी कि हम इसी जीवन में एयर टाइम का पैसा देने लगे पर सेकंड का। यानी हम जाने अनजाने में समय की सूक्ष्मता ने हमारे जीवन में किस तरह से जगह बना ली, और हम किस तरह से कन्विंस हो गए, और किस तरह से पर 10 सेकंड पर सेकंड का पैसा देने लगे, ये हमें बोध बहुत बाद में आया। लेकिन हम राजी थे, देने लगे थे, हमें मजा आने लगा था। अब उसी बात को मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि आज मेरे ऑफिस में एक महिला हैं, उनको बहुत सारे लोगों से शिकायत रहती है
मैं देखा अचानक 10-10 पेज के मेल, 5-5 पेज के मेल। हमने कहा अरे यार, इस स्ट्रिंगर से लेके सीईओ तक तो मैं बन गया, इतना लंबा मेल तो मैं कभी जीवन में नहीं लिख पाया। तो मैंने पूछा, मैं कहा कब इसको टाइम मिलता है इतना लिखने का? बोला सर वो चैट जीपीटी से लिख देती है, वो अपने से नहीं लिखती है। हमने कहा अरे, हमने चैट जीपीटी आज तक यूज ही नहीं किया यार। मैं अभी लंदन गया था, मुझे लगता है कि 7 जून को। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे चैट जीपीटी समेत 2-3 और जो है परप्लेक्सिटी और 2-4 और एआई के मॉड्यूल का डेमो दिया। जब डेमो दिया तो मैं बहुत चौंका, मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि मैं तो बहुत पीछे छूट गया हूँ। तो मैंने कहा चलो, कल तक तो पीछे छूट गया था, आज से यूज करना चालू करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये बात बहुत भरोसे से कह रहा हूँ कि भारत बहुत पीछे छूट गया है इस दौड़ में। आप ये सोच के मत गुमान करिएगा कि हमारे यहाँ के आईआईटीएन, ठीक है हमारे यहाँ के आईआईटीएन है, लेकिन हमारे यहाँ टिकते कितने हैं, हमारे यहाँ रुकते कितने हैं। अभी अमेरिका ने H1B वीजा को लेकर के जो सारी चीजें की, तो जर्मनी ने जबरदस्त ब्रांडिंग कर ली। जर्मन एम्बेसडर ने अपना वीडियो बना के डाल दिया कि भाई जी आओ हमारे यहाँ। तो अगर हमारे यहाँ मौके होते तो हमारे लोगों को किसी को बुलाने की जरूरत क्यों होती? हमारे यहाँ मौके ही नहीं है। तो दूसरे देश ने कह दिया भाई, जर्मन भी टेक्नोलॉजी के देश में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत आगे है। तो उसने, एम्बेसडर ने वीडियो बना के डाल दिया जी कि भाई आइए, हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं, जिसको जो चाहिए, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आने वाले समय के लिए हमें जितने लोग आप यहाँ से आना चाहते हैं आइए, हम उनको सबका वेलकम करेंगे। तो अब जो दुनिया बदलने जा रही है, वो दुनिया आप ये समझ लीजिए कि जिस मेल को टाइप करने में हमें मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जिसकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा थी, वो आधे घंटे में बढ़िया सा मेल ड्राफ्ट कर लेता था, बना लेता था, वो मेल अब कुछ सेकंड में चैट जीपीटी दे देता है। कुछ सेकंड में किसी के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, उसकी कंट्रोवर्सी, उसकी खूबी, उसकी जेल, उसकी बेल, उसकी अचीवमेंट, सब कुछ चैट जीपीटी आपको बता देता है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उसका प्रयोग हुआ। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी रोबोट, रजनीकांत वाली। जो मूवी में दिखाया था वो किसी की कल्पना थी, वो कल्पना से अब वो चीजें आगे निकल गई हैं। चिट्ठी सही में मच्छर पकड़ के ले आएगा, और जो प्रोटोटाइप बच्चे पैदा होंगे उनको छू के आप नहीं बता सकते कि ये बच्चे रोबोटिक्स या एआई से संचालित हैं या सही में बच्चे हैं। उस तरह के मॉडल जो है तैयार हो गए हैं। और मैं एक बात के लिए मैं इलान मस्क की तारीफ करूंगा, हालांकि मैं उनके फादर से मिला था, उनकी बहन से भी मिला था, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी की तारीफ करना चाहूँगा कि उसने कोई गीता का ज्ञान नहीं पढ़ा है कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन से परिभाषाएं बनती हैं। वो पहला आदमी है जिसने सिटिंग अमेरिकी प्रेसिडेंट से झगड़ा किया, रिजाइन किया, चैलेंज किया, पार्टी बनाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये लिखा कि तुम्हारा सैटेलाइट सब समेट के सब भेज दूंगा साउथ अफ्रीका, लेकिन राजा हैं, आपकी बुद्धि बड़ी है, आप सोचिए कि कैसे रफू करता हूं। तो बोला कि फिर तो कल तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल लीजिए। राजा का दरबार लगा। राजा ने कहा कि भाई मैं गया शिकार पर, मैंने मारी बाज को गोली, हाथ में आया भुना हुआ चिकन। तो दरबारियों ने कहा महाराज आपने तो हद ही कर दी, ये कैसे हो सकता है, बाज को गोली मारी और हाथ में भुना हुआ चिकन गिरा। तो राजा ने देखा उसकी तरफ, बोला ये बताएंगे, ये नए आए हैं मेरे मित्र, ये बताएंगे। उसने कहा यार इसमें हैरानी क्या बात है, बाज कहीं से भुना हुआ चिकन लेके जा रहा था, राजा साहब ने गोली मार दी, चिकन राजा साहब के हाथ में गिर गया भुना हुआ, इसमें कौन सी ताजुब की बात है। तो राजा ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा, बात को बहुत तगड़े से रफू किया तुमने। फिर राजा को संतोष नहीं हुआ, बोला कि अभी तो ये इसकी बुद्धि लगता है मेरे से भी ज्यादा है। तो अगले दिन दरबार लगा तो उसने, राजा ने कहा कि भाई, बोला कि आज ऐसी बात फेंकता हूं, देखता हूं इसकी बुद्धि सही में मेरे से ज्यादा है क्या। उसने कहा कि मैं गया शिकार पे, शेर के पंजे में मारी गोली सिर चीरते हुए निकली। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज गोली तो एक डायरेक्शन में जाती है, पंजे में मारने पे सिर चीर के कैसे जाएगी। तो राजा ने उसकी तरफ देखा, बोला भाई रफूगर बताओ कैसे निकली। बोला आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, शेर पंजा को गुजार रहा था, राजा साहब ने गोली
निकल गई सिर चीरते हुए। उसमें ऐसे हैरान होने की क्या बात है। राजा को लगा कि यार ये तो सही में बहुत तगड़ा आदमी है, लगता है कहीं मुझे ही ना कुर्सी से हटा दे। अगले दिन फिर दरबार लगा तो राजा ने जो है बोला कि मैं शिकार पे गया, मैंने शेर का शिकार करने की कोशिश की, शेर भागा झाड़ियों में इधर उधर, मैंने गोली चलाई, गोली भी भागी इधर उधर। तो दरबारियों ने कहा कि नहीं राजा जी, राजा साहब ये बात तो गलत हो जाएगी और आज ये रफू भी नहीं कर पाएंगे। तो राजा ने उसकी तरफ देखा, वो खड़े ही ना हो। तो उसने कहा, आदेश दिया कि भाई खड़ा हो, बताओ कैसे गई गोली। उसने बोला महाराज मुझे क्षमा करें, होल का रफू होता है, आपने तो पूरा कपड़ा ही फाड़ दिया मैं भी नहीं कर पाऊंगा इसको मुझे अब क्षमा करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हजार आइडिया होती हैं, हजार चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन बुद्ध की एक कहावत है कि चलते 10 हैं पहुंचता 1 है। हालांकि उन्होंने क्यों बात बोली थी वो बात कहने का वक्त नहीं है, सबका समय कीमती है, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि चलते 10 हैं पहुंचता 1 है। उसको एक लाइन में बोल देता हूं कि सरिपुत्र बुद्ध के बड़े करीबी शिष्य थे, तो बुद्ध ने कहा उनसे कि मुझे अपने जैसा एक दो जो मेरे साथ रहे। तो सरिपुत्र ने 10 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा जो आजमाए हुए थे, लेकिन 10 भेजे और अंत में बुद्ध के पास 1 पहुंचा। वो 10 की कहानी है कि 10 कहां कहां अटक गए, उस पर नहीं जाऊंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो बुद्ध ने सरिपुत्र से कहा कि सरिपुत्र चलते 10 हैं पहुंचता सिर्फ 1 है। तो जीवन भी वैसा ही है, वो कंपनी हो, वो ब्रांड हो, वो मार्केटिंग हो, हम 10 तरह से काम करते हैं, 10 तरह से किसी चीज को सफल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी हमारे भी जीवन की एक ही बनती है, सफलता एक ही होती है। न रोज हम ब्रिलियंटली सोच सकते हैं, रोज न हम ब्रिलियंटली लिख सकते हैं, रोज हम कोई नया ब्रिलियंट प्रोडक्ट न बना सकते हैं, न बेच सकते हैं, न दे सकते हैं। होता 1-2 ही है, और वही 1-2 आपके पूरे जीवन को पार लगा देता है। तो रोज रोज न कहानी बनती है न बननी चाहिए। जो रोज रोज कहानी बनाने का दावा करता है, रोज रोज ब्रांड और मार्केटिंग के जरिए चीजों को हिट करने का दावा करता है, वो फुगाजी करता है, वो बकवास करता है। यानी कि तो इसलिए मेरा ये बड़ा सिंपल सा सीधा सा मानना है कि जीवन जैसे हमारा चलता है, एक रास्ता होता है, वही मंजिल में तब्दील हो जाता है। जय हिंद। शिवम रंजन मोटोरोला। Congratulations. Congratulations, Shivam. A reminder to all the winners. तो भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय, आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा मार्केटिंग सम्मेलन जो गुड़गांव में हो रहा है, दलीला एम्बियंस में, बीडब्ल्यू मार्केटिंग फेस्टिवल 2025, जिसमें अवार्ड सेरेमनी, जिसमें खुद भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जो सक्सेसफुल अचीवर्स हैं इस फील्ड में, उनको अवार्ड दे रहे हैं। अनुराग बत्रा जी उनके साथ आप देख पा रहे हैं। ये सम्मान दिया जा रहा है खुद भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय और अनुराग बत्रा जी जो है यहां पर मौजूद हैं। Thank you, congratulations. With that, next Business World's top 100 marketeer for this year. 100 मार्केटियर हैं टॉप देश के, जिनको आज सम्मान मिल रहा है। और सम्मान देखिए, सम्मान देने के लिए खुद भारत एक्सप्रेस के सीएमडी वहां मौजूद हैं, उपेंद्र राय, और अनुराग बत्रा है वहां पर। डॉक्टर लीला एम्बियंस गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भारत एक्सप्रेस इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है। बेहतर काम करने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मार्केटिंग सम्मेलन है ये BW मार्केटिंग फेस्टिवल 2025। इसका आयोजन जो है दलीला एम्बियंस गुरुग्राम में किया गया और भारत एक्सप्रेस इसका मीडिया पार्टनर। और मंच पर इस वक्त आप भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय को देख रहे हैं, जो अचीवर्स हैं, टॉप 100 मार्केटियर्स, उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद। Prashant Verma coin DCX. एक एक कर तमाम लोगों को मंच पर बुलाया जा रहा है। मंच पर भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय के साथ अनुराग बत्रा हैं और 100 जो टॉप अचीवर्स हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा। भारत के सबसे बड़े इस मार्केटिंग सम्मेलन में आज उनको सम्मानित किया जा रहा है और देश भर के टॉप 100 मार्केटियर यहां पर पहुंचे जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया अपने क्षेत्र में, अचीव किया अपने गोल को, उससे भी आगे बढ़े और अब उनको यहां सम्मानित किया जा रहा है। ये मंच उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो मार्केटिंग के क्षेत्र में रियल लीडर्स हैं, जो तेजी से, बहुत तेजी से मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं और ये मंच उनको सम्मान दे रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए बहुत खास, क्योंकि मीडिया पार्टनर भारत एक्सप्रेस इस कार्यक्रम का है और भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल हैं। BW मार्केटिंग वर्ल्ड मार्केटिंग महोत्सव 2025, जिसे भारत का सबसे बड़ा मार्केटिंग सम्मेलन कहा जा रहा है। Moving ahead, the next marketer to join the powerful list of BW Top 100 Marketeer for this year. तो काम को सम्मान और बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। यहां पर बहुत बड़ा आयोजन BW मार्केटिंग फेस्टिवल 2025 लीला एम्बियंस गुरुग्राम में जिसका आयोजन किया गया और भारत एक्सप्रेस इस खास आयोजन का मीडिया पार्टनर है। भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं और मंच पर इन तमाम मार्केटिंग लीडर्स को जिन्होंने बड़े बड़े गोल अचीव किए हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको अब सम्मानित किया जा रहा है। Congratulations, man. And इसी के साथ the next marketer to join the powerful list for BW Top 100 Marketers this year. मार्केटिंग के फील्ड के तमाम दिग्गज इस देश के सबसे बड़े महोत्सव में पहुंचे हुए हैं और जिन लोगों ने शानदार अचीवमेंट्स को दिखाया, अपने गोल को अचीव किया, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बेहद खास, क्योंकि उनको देश के 100 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान मिल रहा है भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय के हाथों और उनके साथ हैं अनुराग बत्रा। तो काम को सम्मान मिल रहा है। देखिए, BW मार्केटिंग वर्ल्ड मार्केटिंग फेस्टिवल 2025। Mr. Mohit Joshi, CEO of Awas Media Network India, to please join us on the stage and help us present awards to our next set of winners. There he is. तो BW मार्केटिंग वर्ल्ड मार्केटिंग फेस्टिवल 2025 था, और इसी के इसका आयोजन साथ किया गया और जो बेहतर काम करने वाले मार्केटिंग के फील्ड में उनको सम्मानित किया गया है। भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय खास तौर पर यहां मौजूद थे, उनके हाथों सबको सम्मान मिला और भारत एक्सप्रेस इस प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर भी है। तो 100 मार्केटिंग रूलर्स जिनको कहेंगे हम, अचीवर्स जिनको कहेंगे हम, टॉप मार्केटिंग के फील्ड के एक्सपर्ट जिनको आज यहां सम्मानित किया गया है और तमाम वो लीडर्स हैं अलग अलग कंपनियों के
जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और अब उनके परफॉर्मेंस को यहां इनाम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है।